कल्पना कीजिए, आप अपने सोफे पर आराम से बैठे हैं और आपकी बिल्ली आपके पास आती है, आपकी आंखों में झांकती है और स्पष्ट शब्दों में कहती है, मालिक, मेरी कटोरी में फिर से बासी खाना। मैं बहुत बहुत निराश हूं। क्या यह सिर्फ कल्पना है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हम ऐसी ही सच्चाई के मुहाने पर खड़े हैं, तो आज हम 21वीं सदी के सबसे दिलचस्प विषयों में से एक पर चर्चा करेंगे। कैट ट्रांसलेटर, बिल्ली अनुवादक। क्या यह वाकई भविष्य की तकनीक है जो हमारी दुनिया बदलने वाली है, या यह सिर्फ एक चालाक खिलौना है जो हमारे इन रोएदार तानाशाहों के प्रति प्यार का फायदा उठा रहा है? मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप अपने पालतू जानवर की म्याऊ को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे, और हो सकता है आप यह भी समझने लगे कि वह आपसे वास्तव में क्या चाहता है। तो आइए मूल बातों से शुरू करते हैं। इंसान सदियों से जानवरों से बात करने का सपना देखता आया है, प्राचीन कहानियों से लेकर, जहां नायक जानवरों की भाषा समझते थे, डॉक्टर डोलिटल की कहानियों तक। लेकिन बिल्लियां हमेशा से अलग रही है। वे हजारों सालों से हमारे साथ रह रही है, लेकिन आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इन्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है? असल में उनकी बातचीत ध्वनियों, गंधों, पूंछ की हरकतों, कान की मुद्रा और यहां तक कि पलक झपकाने का एक जटिल मिश्रण है। एक दिलचस्प बात यह है, एक वयस्क बिल्ली मुख्य रूप से इंसान से बात करने के लिए म्याऊ करती है। आपस में वे पूरी तरह से अलग आवाजें इस्तेमाल करती हैं, फुफकारना, गुर्राना और खर्राना। म्याऊ उनका व्यक्तिगत अनुकूलन, पर्सनल अडॉप्टेशन है, जिसे खासकर हम जैसे बेवकूफ इंसानों के लिए विकसित किया गया है, जो सूक्ष्म, सटल इशारों को नहीं समझते। और आधुनिक तकनीकें उनकी भाषा के इसी मानव केंद्रित हिस्से को डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कैट ट्रांसलेटर बनाने की शुरुआती कोशिशें, अगर मैं कहूं तो, बचकानी थीं। याद कीजिए, 2000 की शुरुआत का समय। मार्केट में अजीबोगरीब गैजेट्स आते थे जो दिखने में बिल्कुल बच्चों के खिलौनों जैसे लगते थे। ये बस एक छोटी सी डिब्बी होती थी जिसमें कुछ बटन और एक स्पीकर लगा होता था। आप बटन दबाते थे और डिवाइस से एक आवाज निकलती थी, जिसे बनाने वालों के हिसाब से बिल्ली की भाषा में मैं तुमसे प्यार करता हूं या खाना दो माना जाना चाहिए था। जाहिर है, ये मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं था। ये डिवाइस बहुत ही साधारण सिद्धांत पर काम करते थे। इनमें पहले से रिकॉर्ड की गई कुछ ध्वनियाएं होती थीं, जिनका पशु व्यवहार, विज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये मालिकों को खुश करने का बस एक जरिया था, न कि बातचीत का कोई वास्तविक साधन। जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान गंभीर चेहरा बनाकर बटन दबाता है, स्पीकर से एक कर्कश सी म्याऊ निकलती है और बिल्ली पलटकर उसे देखती है, जैसे वह कोई मूर्ख हो। यह मजेदार तो था, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह से बेकार। और इसी शुरुआती आदिम चरण ने बहुत से लोगों के मन में कैट ट्रांसलेटर के पूरे विचार को लेकर एक संदेह पैदा कर दिया था। असली क्रांतिकारी मोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग के आने के साथ हुआ। सब कुछ तब बदल गया जब वैज्ञानिकों और डेवलपर्स ने यह समझा, हमें शून्य से कोई डेटाबेस या डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं है। हमें मशीन को खुद सुनना और खुद पैटर्न ढूंढना सिखाना होगा। ये कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि आप एक कंप्यूटर को बिल्ली के म्याऊओं की हजारों घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग देते हैं। हर रिकॉर्डिंग के साथ संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट भी दिया जाता है। यहाँ बिल्ली खाना मांग रही है, यहाँ वह मालिक से मिल रही है, और यहाँ वह पशु चिकित्सक, डॉक्टर के पास जाने से नाराजगी जता रही है। न्यूरोनेट या न्यूरल नेटवर्क डेटा की इस विशाल मात्रा का विश्लेषण करता है और छोटी से छोटी बारीकियों को समझता है, जैसे आवाज की ऊंचाई, पिच, उतार चढ़ाव, इंटोनेशन, अवधि और आवृत्ति। वह म्याऊ के एक खास प्रकार को एक खास स्थिति और उसके संभावित इरादे के साथ जोड़ना सीखती है। यह अब महज रिकॉर्ड की गई आवाजों को दोहराना नहीं है, यह एक जटिल विश्लेषण है। ठीक वैसे ही
जैसे हमारे स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट इंसानी बोली को उसके सभी लहजों और खासियतों के साथ पहचानना सीखते हैं। अब यह तकनीक महज एक खिलौना नहीं रही, बल्कि इसने गंभीर विज्ञान के क्षेत्र में कदम रख दिया है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। आखिर सटीक संदर्भ वाली हजारों घंटों की ये रिकॉर्डिंग कहां से लाए? इसे ट्रेनिंग डेटा कहा जाता है और यह 21वीं सदी का सोना है। इसका समाधान अद्भुत रूप से सरल और शानदार निकला। बिल्ली पालने वालों को ही इस काम में शामिल करना। ऐसे ऐप्स एप्लीकेशंस बनाए गए जो यूजर्स को अपने पालतू जानवरों की म्याऊं रिकॉर्ड करने और खुद ही यह बताने को कहते थे कि उनके हिसाब से इसका मतलब क्या है। इस तरह प्राणी विज्ञान, जूलॉजी के क्षेत्र में नागरिक विज्ञान, सिटीजन साइंस की अवधारणा का जन्म हुआ। दुनिया भर के हजारों लोग एक तरह से शोधकर्ता बन गए और उन्होंने बिल्ली की आवाजों का इतिहास का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार किया। जाहिर है, यह त्रुटि, एरर की गुंजाइश थी, क्योंकि इंसान व्याख्या करने में गलती कर सकता है। लेकिन जब ऐसी रिकॉर्डिंग लाखों में पहुंच जाती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सामान्य पैटर्न को देखना शुरू कर देता है और यादृच्छिक गलतियों को छांटकर बाहर निकाल देता है। उत्साही लोगों द्वारा जमा किया गया यह विशाल डेटा संग्रह ही वह ईंधन बना जिसने बिल्ली अनुवादकों, कैट ट्रांसलेटर्स के इंजनों को पूरी क्षमता से काम करने की अनुमति दी। इस क्षेत्र के सबसे मशहूर खिलाड़ी मियाओटॉक एप्लीकेशन पर एक नजर डालते हैं। इसे जेवियर सैंचेज ने बनाया है, जो अमेजन के पूर्व इंजीनियर हैं और जिन्होंने वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा पर काम किया था। उन्होंने वही सिद्धांत यहां भी लागू किए, लेकिन बिल्लियों के लिए। डेवलपर्स का दावा है कि उनका ऐप बिल्लियों के 9 प्रमुख इरादों या भावों को पहचान सकता है। इनमें कुछ बुनियादी बातें शामिल हैं, जैसे मुझे भूख लगी है, मैं नाराज हूं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे खेलना है। ये ऐप तुरंत रियल टाइम काम करता है। आप फोन को म्याऊं करती बिल्ली पर रखते हैं और प्रोग्राम तुरंत अनुवाद का अपना विकल्प दे देता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये ऐप लगातार सीखता रहता है। अगर आपको लगता है कि अनुवाद सही नहीं है, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं और इस जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में मॉडल की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप और दूसरे लोग जितना ज्यादा इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, यह उतना ही ज्यादा स्मार्ट बनता जाता है। यह अब महज एक डिक्शनरी नहीं है, बल्कि एक गतिशील, डायनामिक और खुद सीखने वाली प्रणाली है, जो किसी खास जानवर के व्यवहार के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या हम इसे सचमुच का अनुवाद कह सकते हैं? आइए ईमानदार रहे, नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। भाषाई नजरिए से देखें तो ये ऐप्स जो कर रहे हैं, वह बिल्ली की भाषा का इंसानी भाषा में अनुवाद नहीं है। बिल्लियां हमारी तरह शब्दों और व्याकरण का इस्तेमाल नहीं करती। उनके पास जटिल सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास नहीं होता। उनकी म्याऊ किसी खास शब्द से ज्यादा एक भावनात्मक संकेत होती है। इसीलिए इन तकनीकों को अनुवादक, ट्रांसलेटर्स कहने के बजाय इरादों का व्याख्याता या भावनाओं का विश्लेषक कहना ज्यादा सही होगा। ये ऐप इस तरह के वाक्य का अनुवाद नहीं करती कि मैं मेज पर रखी उस स्वादिष्ट मुर्गी को खाना चाहूंगा, बल्कि यह म्याऊ की उस विशेष शैली को पहचानती है जो एक विशाल डेटाबेस के अनुसार 80% संभावना के साथ भोजन की मांग से जुड़ी हुई है। यह पैटर्न पहचान और सांख्यिकीय विश्लेषण है, न कि भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम किसी भ्रम में न पड़े और इन तकनीकों की क्षमताओं का सही आकलन कर सके। तो इस बारे में विशेषज्ञ यानी पशु चिकित्सक और जू साइकोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं? उनकी राय आमतौर पर संतुलित है, जो संदेह और सावधानीपूर्ण आशावाद के बीच कहीं ठहरती है। एक और वे आगाह करते हैं कि किसी भी ऐप पर आंख मूंदकर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है
कि प्रोग्राम बिल्ली की म्याऊं को मुझे ध्यान चाहिए के रूप में समझे, जबकि बिल्ली असल में दर्द में हो। टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से मालिक बीमारी के असली लक्षणों को नजरअंदाज कर सकते हैं। विशेषज्ञ जोर देकर कहते हैं कि पशु के व्यवहार, उसकी भूख, गतिविधि और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान से नजर रखने का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी ओर, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इन ऐप्स का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। ये मालिकों को मजबूर करते हैं कि वे अपने पालतू जानवरों पर ज्यादा ध्यान दें, उनकी बात सुने और उनके व्यवहार का विश्लेषण करें। और सिर्फ यही चीज, भले ही अनुवाद हमेशा सटीक न हो, इंसान और बिल्ली के रिश्ते को गहरा और ज्यादा सामंजस्यपूर्ण बना देती है। देखिए, यहां हम एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू से रूबरू होते हैं, जिसे पुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस कहते हैं। यह हमारी वह प्रवृत्ति है जहां हम जानकारी को इस तरह से समझते हैं कि वह हमारे पहले से मौजूद विश्वासों को सही साबित करे। सीधे शब्दों में कहें तो हम यह विश्वास करना चाहते हैं कि हम अपनी बिल्लियों को समझते हैं, और यह ऐप बस इसी में हमारी मदद करता है। एक स्थिति की कल्पना कीजिए, आपकी बिल्ली आपके पैरों से रगड़ रही है और खुर्र खुर्र पुर्र कर रही है। आप उस पर फोन लाते हैं और ऐप ट्रांसलेशन देता है, मैं आपसे प्यार करता करती हूं। आप बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, वाह, कितना स्मार्ट प्रोग्राम है, इसने बिल्कुल सही समझा। अब दूसरी स्थिति देखिए, बिल्ली वही सब कर रही है, लेकिन गलती से ऐप ट्रांसलेशन देता है, मुझे गुस्सा आ रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया ये होगी, यह तो बेकार ऐप है, इसे कुछ समझ ही नहीं आता। हमारी आदत होती है कि हम सही ट्रांसलेशंस को तुरंत नोटिस करते हैं और मान लेते हैं, जबकि गलत वालों को नजरअंदाज कर देते हैं या उसे सिर्फ एक गलती मान लेते हैं। इस तरह यह ऐप असल में ट्रांसलेट कम करता है और हमारे खुद के अनुमानों, कैसों को ज्यादा कंफर्म करता है, जिससे पूरे तालमेल का एक मीठा भ्रम पैदा होता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का भविष्य केवल आवाज के विश्लेषण तक सीमित नहीं है। असली सफलता तब मिलेगी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, उस चीज को सीख लेगा जिसे वैज्ञानिक मल्टी मॉडल यानी बहुआयामी या समग्र विश्लेषण कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो एक ही समय में न सिर्फ बिल्ली की म्याऊं को समझेगा, बल्कि उसके शारीरिक हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज का भी विश्लेषण करेगा। जरा कल्पना कीजिए एक स्मार्ट कैमरे की, जो आपकी बिल्ली के कानों और पूंछ की स्थिति, उसकी नजर की दिशा और उसकी मांसपेशियों के तनाव पर लगातार नजर रखेगा। यह सारा डेटा आवाज के साथ साथ न्यूरल नेटवर्क, तंत्रिका जाल को भेजा जाएगा, क्योंकि एक ही तरह की म्याऊं का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। यह निर्भर करता है कि बिल्ली स्वागत के संकेत के रूप में अपनी पूंछ ऊपर करके खड़ी है या उसने अपने कान दबा रखे हैं और वह हमले या बचाव के लिए तैयार हो रही है। यही समग्र दृष्टिकोण हमें सिर्फ भावनाओं का अंदाजा लगाने के बजाय जानवर की स्थिति और उसकी इच्छाओं की कहीं ज्यादा सटीक और सूक्ष्म व्याख्या करने की क्षमता देगा। यह बिल्ली अनुवादकों के विकास, इवोल्यूशन में अगला तार्किक कदम है, और यह कदम अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इसके लिए तकनीक पहले से ही मौजूद है। हम बात कर रहे हैं पालतू जानवरों के लिए पहनने लायक इलेक्ट्रॉनिक्स की। आज बाजार में ऐसे स्मार्ट कॉलर उपलब्ध हैं जो आपके पालतू जानवर की जगह उसकी शारीरिक गतिविधि, दिल की धड़धड़ाहट की रफ्तार और यहां तक कि उसकी नींद की गुणवत्ता को भी ट्रैक करते हैं। इसके अलावा स्मार्ट फीडर और लेटर बॉक्स भी है, जो उनके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी डेटा इकट्ठा करते हैं। अगला चरण, इन सभी डेटा को एक एकीकृत सिस्टम में एक साथ लाना है। माइक्रोफोन और एक्सेलेरोमीटर वाला कॉलर आवाज और हरकतों को रिकॉर्ड कर पाएगा। कंप्यूटर विजन वाला होम कैमरा पालतू जानवर के हाव भाव और पोजीशन का विश्लेषण करेगा, और स्मार्ट लेटर बॉक्स स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याओं के बारे में सूचित करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इस सारी जानकारी को एक साथ इकट्ठा करेगा, जिससे आपके पालतू जानवर का
एक संपूर्ण रियल टाइम डिजिटल पोर्ट्रेट तैयार हो सकेगा। और सर्जम ऐसे में अनुवादक, ट्रांसलेटर सिर्फ म्याऊ पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि डेटा के एक विशाल प्रवाह पर आधारित होगा, जो इसके निष्कर्षों को अतुलनीय रूप से अधिक सटीक और उपयोगी बना देगा। आइए अब इस मुद्दे के नैतिक पहलू पर बात करते हैं। एक तरफ इन टेक्नोलॉजीज में जानवरों की भलाई के लिए अपार क्षमता है। कल्पना कीजिए कि ऐसा अनुवादक ट्रांसलेटर शेल्टर्स में कितनी मदद कर सकता है। कर्मचारी जानवरों में तनाव के स्तर, उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उनके लिए जल्दी से सही परिवार ढूंढ पाएंगे। या उदाहरण के लिए, यह टेक्नोलॉजी बीमारियों के लिए शुरुआती चेतावनी, अर्ली वार्निंग प्रणाली बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बिल्ली की आवाज या व्यवहार में छोटे से छोटे बदलाव को भी पहचान कर मालिक को पशु चिकित्सक के पास जाने का संकेत दे सकता है, जाहिर लक्षणों के दिखने से बहुत पहले। इससे हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। संभावित लाभ बहुत बड़ा है, रोजमर्रा के आराम को बेहतर बनाने से लेकर गंभीर स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याओं को हल करने तक। इस मायने में बिल्ली के अनुवादकों का विकास महज एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि पशु देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर हम टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा निर्भर हो गए कि अपने पालतू जानवरों को खुद से देखना और समझना भूल जाए? क्या होगा अगर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश ही न करें और बस वही भरोसा करें जो हमें स्मार्टफोन का कोई ऐप बताएगा? इसका उल्टा असर हो सकता है। नजदीकी बढ़ने के बजाय हम उनसे दूर हो जाएंगे। जानवर के साथ रिश्ता एक नाजुक बंधन होता है, जो अंतर्ज्ञान, सहानुभूति और गहरे ध्यान पर टिका होता है। टेक्नोलॉजी इस जीवित बातचीत को महज डेटा पढ़ने तक सीमित कर सकती है। एक और बड़ा सवाल प्राइवेसी का है। क्या हम तैयार हैं कि हमारे पालतू जानवरों के व्यवहार और स्वास्थ्य का सारा डेटा बड़ी कंपनियों के सर्वर पर इकट्ठा और स्टोर किया जाए? किसी भी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी की तरह बिल्ली का अनुवादक, कैट ट्रांसलेटर भी एक ऐसा उपकरण है जिसे अच्छे और बुरे दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी पूरी तरह हम इंसानों पर है। यह समझना बहुत जरूरी है कि बिल्ली की बोली या आवाज हर हाल में बेहद निजी होती है। ऐसा कोई सार्वभौमिक यूनिवर्सल म्याऊ नहीं होता, जिसका मतलब दुनिया की सारी बिल्लियों के लिए एक ही हो। समय के साथ हर जानवर अपने मालिक के साथ बात करने का अपना एक अनोखा तरीका विकसित कर लेता है। हो सकता है एक बिल्ली छोटे और जोरदार म्याऊ से खाना मांगे, जबकि दूसरी लंबी और दर्द भरी म्याऊ ऊ ऊ आवाज निकाले। यही कारण है कि सबसे आधुनिक अनुवादक ऐप्स में निजीकरण, पर्सनलाइजेशन की सुविधा शामिल होती है। ये ऐप्स सिर्फ एक सामान्य डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आपके खास पालतू जानवर के लिए एक अलग व्यक्तिगत ध्वनि प्रोफाइल, साउंड प्रोफाइल बनाते हैं। आप ऐप के अनुमानों की पुष्टि करके या उन्हें नकार कर उसे सीखने में मदद करते हैं, और धीरे धीरे वह सिर्फ पाता आपकी बिल्ली को बेहतर ढंग से समझने लगता है। यह किसी सार्वभौमिक शब्दकोश का उपयोग करने से ज्यादा एक नए दोस्त के साथ रिश्ता बनाने जैसा है, और यही उनकी प्रभावशीलता की असली कुंजी है। वे हर जानवर के अद्वितीय व्यक्तित्व के अनुकूल ढल जाते हैं। मजे की बात यह है कि इस क्षेत्र का अनुसंधान सिर्फ बिल्ली मालिकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विज्ञान जगत के लिए फायदेमंद हो सकता है। दुनिया भर से लाखों म्याऊओं की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करके वैज्ञानिक हैरान कर देने वाली चीजें खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या अलग अलग देशों की बिल्लियों में बोलियां यानी डायलेक्ट्स पाई जाती है? क्या उनकी नस्ल उनकी आवाज के उतार चढ़ाव, टेम्ब्रे और इंटोनेशन को प्रभावित करती है? उम्र बढ़ने पर या किसी बीमारी के लक्षण दिखने पर बिल्ली की बोली में किस तरह का बदलाव आता है? ऐप्स की मदद से इकट्ठा किया गया यह विशाल डेटा भंडार जैविक ध्वनिकी,
बायोअकॉस्टिक्स और संज्ञानात्मक आचार विज्ञान, कॉग्निटिव एथोलॉजी यानी जानवरों के व्यवहार और सोचने के तरीके के विज्ञान में गंभीर वैज्ञानिक शोध का आधार बन सकता है। इस तरह ऐप का हर वह उपयोगकर्ता जो अपनी बिल्ली की रिकॉर्डिंग कर रहा है, वह एक महान वैज्ञानिक कार्य में एक छोटा सा योगदान दे रहा है। इससे हमें अपने पास रहने वाले इन रहस्यमय जीवों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यह एक साधारण मनोरंजन को एक बड़े और व्यापक अनुसंधान परियोजना में बदल देता है। आइए एक बहुत प्रचलित मिथक को तोड़ते हैं। बिल्लियां सिर्फ तभी नहीं घुरघुराती है जब वे खुश हों। हाँ, ज्यादातर हम घुरघुराहट को खुशी और शांति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच कहें तो यह उससे कहीं ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। बिल्लियां तब भी घुरघुरा सकती है जब उन्हें दर्द हो रहा हो या वे बहुत डरी हुई हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक तरह का आत्म शांत करने का तंत्र है। घुरघुराने के दौरान निकलने वाली कंपनें 25 से लेकर 150 हर्ट्ज एहेड्स की आवृत्ति सीमा में होती है। शोध बताते हैं कि इस सीमा की कंपनी ऊतकों को ठीक करने और हड्डियों के विकास में मदद कर सकती हैं। इस तरह दर्द से घुरघुराती हुई बिल्ली सचमुच खुद का इलाज कर सकती है और बस यहीं पर एक साधारण अनुवादक या सिस्टम धोखा खा सकता है। वो घुरघुराहट सुनेगा और कहेगा, आपकी बिल्ली खुश है, जबकि वास्तव में उसे तुरंत सहायता की जरूरत हो सकती है। ये बात एक बार फिर साबित करती है कि दूसरे संकेतों को अनदेखा करते हुए केवल आवाज पर भरोसा करना बहुत बड़ी लापरवाही है। तो निकट भविष्य में हमारा क्या इंतजार कर रहा है? पूरी संभावना है कि हम इन पेट ट्रांसलेटरों, पालतू जानवरों की बोली का अनुवाद करने वाली तकनीक को घर के बाकी स्मार्ट उपकरणों में इंटीग्रेट होते हुए देखेंगे। जरा सोचिए, आपकी स्मार्ट स्पीकर सिर्फ गाने ही नहीं चला रही, बल्कि आपको यह भी बता रही है आपका बिल्ली बार्सिक शायद ऊब रहा है। आपको उसके साथ थोड़ा खेलना चाहिए। या फिर स्मार्ट फीडर, खाना देने वाला उपकरण टाइमर के हिसाब से नहीं, बल्कि बिल्ली द्वारा पहचानी गई भूख वाली म्याऊ की आवाज सुनकर खुलेगा। यह टेक्नोलॉजी महज एक अलग ऐप न रहकर पालतू जानवरों की देखभाल के एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे सिर्फ सुरक्षा पर नजर नहीं रखेंगे, बल्कि आपकी गैर मौजूदगी में जानवर के व्यवहार का विश्लेषण करेंगे और आपको एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेंगे। आज आपकी बिल्ली ज्यादातर सो रही थी, लेकिन दोपहर 3 बजे वह किसी बात से परेशान थी और काफी देर तक दरवाजे के पास घूमती रही। यह सुविधा पालतू जानवरों की रिमोट केयर को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाएगी, जिससे हम उनकी ज्यादा समझदारी और सक्रियता, प्रोएक्टिविटी के साथ देखभाल कर पाएंगे। जाहिर है, बिल्लियां अकेली जानवर नहीं हैं जिनकी भाषा को वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्ते, डॉल्फिन, व्हेल और यहां तक कि मुर्गियों की भाषा का अनुवाद करने पर भी जोरदार शोध जारी है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक मुर्गियों की कुड़कुड़ाहट का विश्लेषण करके पोल्ट्री फार्मों में उनके तनाव के स्तर को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके रहने की स्थितियों को सुधारा जा सके। कुत्तों के मामले में केवल भौंकने पर ही नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक भाषा पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है, जैसे पूंछ की स्थिति, कान और शरीर की मुद्रा पर। डॉल्फिन और व्हेल के पास ध्वनि संकेतों की इतनी जटिल प्रणालियां हैं कि कई शोधकर्ता गंभीरता से यह मानते हैं कि उनके पास एक संपूर्ण भाषा मौजूद है। बिल्लियों के साथ काम करना उस वैश्विक वैज्ञानिक रुझान का बस एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तकनीक की मदद से अंतर प्रजाति संचार बाधा को तोड़ना है। बस दो और कौन जाने, हो सकता है कि कुछ ही दशकों में अपने प्यारे पालतू जानवर से बातचीत करना उतना ही सामान्य हो जाए जितना आज किसी दूसरे महाद्वीप पर वीडियो कॉल करना है। कैट ट्रांसलेटर इस्तेमाल करने का एक सबसे अजीब और अप्रत्याशित असर यह देखने को मिला है कि इससे खुद इंसानों का व्यवहार बदल गया है। बहुत से उपयोगकर्ता बताते हैं कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद वे अपनी बिल्लियों से पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बात करने लगे हैं।
भले ही इंसान यह समझते हो कि अनुवाद 100% सटीक नहीं है, लेकिन बातचीत के इस खेल से उनका संवाद और भी सघन हो जाता है। लोग बिल्ली की हरकतों पर टिप्पणी करने लगते हैं, उसकी बातों का जवाब देने लगते हैं और सवाल पूछने लगते हैं। इससे यह सामाजिक बंधन और मजबूत होता है। वहीं बिल्ली को ज्यादा ध्यान मिलता है, जिसका उसके स्वास्थ्य और हाल पर सकारात्मक असर पड़ता है। यह एक रोचक विरोधाभास है। इस तकनीक को, जो इंसानी अंतर्ज्ञान की जगह लेने वाली थी, उसने असल में लोगों को ज्यादा जुड़ाव रखने वाला और सहानुभूतिपूर्ण मालिक बनने के लिए प्रेरित किया है। यह संवाद के लिए एक उत्प्रेरक, कैटालिस्ट का काम करती है। अपने पालतू जानवर से एक बार और बात करने का एक अतिरिक्त बहाना देती है। चलिए, अब इस मामले के व्यावसायिक पहलू पर भी बात करते हैं। पालतू जानवरों के सामान और सेवाओं का बाजार सैकड़ों अरबों डॉलर का उद्योग है, और इसमें तकनीकी गैजेट्स, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट्स में से एक हैं। जाहिर है, इन ट्रांसलेटर्स को बनाने के पीछे सिर्फ जानवरों की मदद करने की नेक इच्छा ही नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट व्यावसायिक हित भी जुड़ा है। ये ऐप्स अक्सर सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करते हैं, और जो डेटा ये जमा करते हैं, वह पालतू जानवरों का खाना बनाने वाली कंपनियों, वेटरनरी क्लिनिकों और बीमा कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बहुत कीमती हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि यह बुरा हो, क्योंकि मुनाफा होने पर ही आगे के रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा निवेश किया जा सकता है। लेकिन उपभोक्ताओं के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे किसी जादू से नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक उत्पाद, कमर्शियल प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं। बेस्कू, इसलिए इसके विज्ञापन के वादों को एक स्वस्थ संदेह, हेल्दी स्केप्टिसिज्म की नजर से देखना चाहिए, और इसकी वास्तविक क्षमताओं को मार्केटिंग की चालों से अलग करना आना चाहिए। लेकिन हमें बिल्ली को समझने की कला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के सबसे बड़े दावेदार को भी नहीं भूलना चाहिए। और ये दावेदार और कोई नहीं, बल्कि हमारा इंसानी दिमाग है। अपने पालतू जानवर के साथ वर्षों बिताने के बाद एक जागरूक मालिक उसे किसी भी न्यूरो नेटवर्क से कम नहीं समझता। हम म्याऊ की अलग अलग आवाजों में फर्क करना सीख जाते हैं। जब बिल्ली भूखी होती है, जब वह गोद में आना चाहती है, या जब वह दरवाजे पर बस हमारा स्वागत कर रही होती है। हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को सहज ज्ञान से पढ़ लेते हैं। एक अनुभवी मालिक ही असल में सबसे बेहतरीन बिल्ली अनुवादक होता है, जो हजारों सालों के विकास से परिष्कृत हुए जैविक न्यूरो नेटवर्क पर काम करता है। टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन सहायक हो सकती है, खासकर नए मालिकों के लिए, या फिर छिपी हुई स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने का एक साधन हो सकती है। लेकिन वे उस अनूठे सहज बंधन की जगह कभी नहीं ले सकती, जो एक प्यार करने वाले इंसान और उसके जानवर के बीच बनता है। आखिरी मायने में सबसे सटीक अनुवादक हमारा दिल और हमारा ध्यान ही है। तो आखिरकार क्या निष्कर्ष निकला? क्या ये केवल एक मिथक है या हकीकत? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं बीच में ही है। फिल्मी दुनिया में दिखाए जाने वाला कैट ट्रांसलेटर अभी तक तो केवल एक कल्पना मात्र है। हम बिल्ली के साथ राजनीति या कला जैसे विषयों पर सार्थक बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन वह तकनीक जो जानवर की आवाज और व्यवहार के आधार पर उसके भावनात्मक हालात और बुनियादी इरादों को उच्च सटीकता, हाई एक्यूरेसी से बता सकती है, वही आज की पूरी तरह से वास्तविक सच्चाई है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह बिग डेटा के विश्लेषण पर आधारित एक जटिल उपकरण है, और इसकी सटीकता और उपयोगिता केवल बढ़ती ही जाएगी। हम एक अद्भुत समय में जी रहे हैं, जब इंसानियत का सदियों पुराना सपना अब वास्तविक रूप लेने लगा है। और भले ही पूरी तरह से संवाद स्थापित करने में अभी वक्त लगे, हमने पहला और सबसे जरूरी कदम उठा लिया है। हमने सुनना शुरू कर दिया है, सही मायनों में सुनना शुरू कर दिया है। तो इन सब बातों का सबसे जरूरी और शायद हैरान कर देने वाला निष्कर्ष क्या निकलता है? आज के ये जो बिल्ली ट्रांसलेटर हैं, इनकी सबसे बड़ी खूबी खुद ट्रांसलेशन नहीं है।
है ना कमाल की बात। इनकी असली ताकत ये है कि ये हमें आईने की तरह हमारा ही चेहरा दिखाते हैं। ये हमें रुककर ध्यान से सुनने और सोचने पर मजबूर करते हैं कि यह छोटा सा जीव आखिर हमें बताना क्या चाहता है। ये पालतू जानवर रखने के निष्क्रिय तरीके को ज्ञान और संवाद के एक सक्रिय माध्यम में बदल देते हैं। और इस सफर में हमें यह समझ आने लगता है कि कनेक्शन बनाने के लिए हमेशा किसी गैजेट की जरूरत नहीं होती। अक्सर बस ध्यान देने और दिल से खुले रहने की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी तो बस एक बैसाखी है जो हमें इस इंटरस्पीशीज कम्युनिकेशन की दुनिया में अपने दम पर चलना सिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। मुझे उम्मीद है ये आपको उतना ही दिलचस्प लगा होगा जितना कि मुझे लगा। एंड साहब, अगर ऐसा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी इस अद्भुत दुनिया के नए रिसर्च मिस न कर दें। और अब आपके लिए मेरा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप अपने पालतू जानवर के लिए ऐसा ट्रांसलेटर इस्तेमाल करना चाहेंगे, या आप और आपका पेट बिना किसी टेक्नोलॉजी के एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मुझे पढ़कर बहुत मजा आएगा।